यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का क्या किरदार है? यंग डॉक्टर एसोसिएशन वो अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं। मगर सर हम तो कुछ खबरें ऐसी भी सुनते हैं कि काम करना बंद कर दिया गया और एहतजाज शुरू हो गया। हुकूमत सिंध तो अपने तमाम अस्पतालों को बेहतरीन अस्पताल कहती है, सारी फैसिलिटीज को आलमी मेयार का कहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली हमें नज़र नहीं आती। करप्शन की बात हर जगह सुनाई देती है। क्या आपके पास कुछ एविडेंसेस हैं? सीवीडी में भी रिसेंट जो इशू हुआ था, 4 ग्रेड वाले को अब डायरेक्ट 17-18 ग्रेड में प्रमोट करना मनपसंद और करप्शन की निशानी है। सेहत का महकमा हमारी जो प्रोक्योरमेंट कर रहा है दवाओं की, वो गैर मेयारी है। गैर मेयारी हैं। वो हर इदारों में जो प्रोक्योरमेंट की जा रही है, मेडिसिन का जो मैयार है वो बिल्कुल लो क्लास का है। डॉक्टर्स ने तो कोरोना के दौरान एक फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया और मारे गए थे। वो क्या इनामात इनामात सल्यूट ये मिले कि हमें रोज अस्पतालों में मारा जाता है। ये जो सेहत के इदारे इस सूबे में तामीर हैं, ऑडिट होता है इनका? ऑडिट पॉलिसी में तो ऑडिट है और हमारे इदारे उनको प्रॉपरली ऑडिट नहीं कर पा। तो ऐसा कौन से इदारे हैं कि जिनका ऑडिट नहीं होता? जैसे आपका NICVD है, जिम्स है, JPMC है, सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है। यानी कि इनकी कोई सालाना ऑडिट रिपोर्ट नहीं आती? नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका होस्ट तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। सेहत या तिब का शोबा वो वाहिद शोबा है कि जिसको खिदमत खल का शोबा भी कहा जाता है। जब इस शोबे के अंदर आदमी हल्फ उठाता है तो इस बात के साथ उठाता है कि चाहे सूरत हाल कोई भी हो, मैं मरीज का इलाज करूंगा। मालिज होने के नाते वो इस बात को यकीनी बनाता है कि मरीज की हर हाल में तीमारदारी की जाएगी। और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ महफिल में शरीक हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध चैप्टर के चेयरमैन मोहतरम जनाब डॉक्टर महबूब नूर नारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। खैरियत से है सर? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का क्या किरदार है इस वक्त सूबे में डॉक्टरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दिफा के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात आप लोगों का शुक्रिया। एक जो हमारे सेहत का टिप का शोबा है कि इमरजेंसी सर्विस से, जिसमें हमारी जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है 2008 से जो सिंध भर में जो सिंध के अस्पतालों के मैटर हों, हॉस्पिटल्स के, हेल्थ केयर्स के जो इश्यूज़ हों या डॉक्टर्स के इश्यूज़ हों, चाहे मरीजों के इश्यूज़ हों, उनके लिए एक बनाई गई थी एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म है जो 2008 से लेके आज तक अपने मैदान में डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, पॉलिसीज़ को बेहतर करने के लिए अपना एक अच्छा किरदार अदा कर रही है। और हमारी उम्मीद रहती है कि हम हेल्थ केयर सिस्टम को, हमारे सिंध जो सूबा है जिसमें हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे हम बेहतर काम करें। क्योंकि एक हमारा ऐसा शोबा है मसीहा, जिसमें हमें मसीहा भी कहा जाता है, इसमें हम दिन रात हॉस्पिटल में बैठ के जो ड्यूटीज़ भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हों या PGs हों, चाहे फैकल्टी हो, वो अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं। अब जो हमारा जो मुआशरा है या चाहे हमारी जो सराउंडिंग है, वो उनको इस तरह नज़र से देखती है जैसे वही जिम्मेवार होते हैं। सर, माजरत के साथ आपने कहा खिदमत करते हैं और 24 घंटे करते हैं, मगर सर हम तो कुछ खबरें ऐसी भी सुनते हैं कि काम करना बंद कर दिया गया और एहतजाज शुरू हो गया। डॉक्टर्स का तो ये काम नहीं है सर, सियासतदान का काम शायद हो सकता हो। लिखिए। बेसिकली जो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो प्रोटेस्ट करते भी हैं तो अस्पतालों में डॉक्टर्स और मरीजों की राइट्स के लिए ही प्रोटेस्ट करते हैं। क्योंकि हमारा एक ऐसा निज़ाम है, जब तक आप एहतजाज ना करो, हड़ताल ना करो, प्रोटेस्ट ना करो, आवाज़ ना उठाओ, तो मसले हल नहीं होते। सर कैसे राइट सर? हुकूमत सिंध तो अपने तमाम अस्पतालों को बेहतरीन अस्पताल कहती है, सारी फैसिलिटीज को आलमी मेयार का कहती है, और उनके तो सारे अस्पतालों को कहा जाता है कि बाहर सुबह से भी लोग आके इलाज कराते हैं। बेसिकली ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली हमें नज़र नहीं आती। बातें तो होती हैं, पर मसला है कि अगर आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखेंगे, हॉस्पिटल का विजिट करेंगे, कराची डिवीज़न जो मीरपुर खास हो, हैदराबाद हो, लाड़काना हो या सखर हो, तो वहाँ की जो पेरिफेरीज़ हैं या यहाँ जो कराची की जो पेरिफेरीज़ है, आपका जो हॉस्पिटल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अगर मरीज़ अगर जाता भी है तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। मरीज़ भी शोर करते हैं, डॉक्टर्स भी शोर करते हैं। डॉक्टर्स शोर इसलिए करते हैं कि एक डॉक्टर 100 मरीज़ देखता है। जो WHO गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, 4 to 6 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए, एक स्टाफ होना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, एक डॉक्टर 100 मरीजों को देखे
और मरीजों को अगर कोई सिरिंज भी नहीं मिलती या कोई दवाई भी नहीं मिलती या कोई आईसीयू में बेड नहीं मिलता, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की सराउंडिंग है, सोसाइटी है, वो डॉक्टर को जिम्मेवार करते हैं। पर देखा जाए ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फैसिलिटीज़ को मुहैया करना। और फैसिलिटीज़ नहीं है तो उनको चाहिए कि इंतजामिया से रजू करें, हेल्थ सेक्रेटरी से रजू करें, हेल्थ मिनिस्टर से रजू करें या वज़ीर आला से रजू करें। एक डॉक्टर का काम है मरीज को देख के बीमारी को आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रीट करना। अब ट्रीट करने अगर पेनाडोल दवाई नहीं आ रही या कोई मेडिसिन नहीं आ रही, तो उसमें डॉक्टर का कसूर तो नहीं है। डॉक्टर वैसे भी लो रिसोर्सेज पे काम करता है, मेहनत करता है, और वही अपने हुकूक के लिए बार बार अपने इदारों के एमएस को, डीएचओ को, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं या चाहे हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, उनको कंप्लेन भी करते हैं। जब कंप्लेंट्स ओवरकम नहीं होती, उनके मसले हल नहीं होते, वो मसले भी बार बार 1 2 3 रिमाइंडर नहीं, मल्टीपल 1 2 3 साल हो जाते हैं फॉलो अप लेते हुए कि इशू सॉल्व करो। सर कौन से बड़े मसले हैं जो कि वाईडीए कहना चाहती है हुकूमत वक्त से? हमारे हुकूमत से सिंध से यही है कि जो डेंटल डॉक्टर्स हमारे जो सिंध भर में 12 से 13 हज़ार जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। सिंध भर में जो हम देखा जाए आरएसी, बीएचयू, तेलका डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर हम हर डिस्पेंसरी तक 8 डॉक्टर रखें डेंटल डॉक्टर, तो हमारी बीमारी डेंटल ओरल कैंसर भी हम काम कर सकते हैं। हमारे सिंध में जो कमीशंस आती है, जो 2-3 बार कमीशन आई हैं, तो डेंटल डॉक्टर्स की जो सीट्स आती हैं 50 या 70 आती हैं, उनमें से 70% कोटा पॉलिटिकल इंफ्लुएंस ले जाते हैं, मेरिट नहीं ये थी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं? जी जी, सिंध कमीशन उनको हायर करती है तो उन पर भी मेरिट नहीं की जाती। मेरिट मेरिट हमारे पास इतना मसला सवाल निशान हो गया है कि पढ़े लिखे लोग हमारी क्रीम मायूसी का शिकार हो चुके हैं, उनको प्रॉपर मेरिट नहीं मिलता। 70 सीटें आती हैं, 30 मेरिट वालों को मिलती हैं, 40 ब्यूरोक्रेट, बडेरे, जागीरदार और ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले ले जाते हैं। तो हमारे सिंध गवर्नमेंट को यही अपील है कि डेंटल शोबे पे काम करे। जो 12-13 हज़ार जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, अगर एसएनई सीट्स डेवलप करे, उनके लिए स्पेशल कैडर भी होते हैं, डेंटल के मैनेजमेंट कैडर भी होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर 10 सीटें भी बनाएं तो ये कम से कम आपकी 2 से 3 हज़ार सीटें बन जाती हैं। सर क्या इतनी हेल्थ फैसिलिटीज हैं कि जिन डॉक्टरों को अगर हायर कर लिया जाए बकौल आपके, तो क्या वो खप सकेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हेल्थ का जो बजट है, जो इदारों को दिया जाता है, वो इतना है कि अगर वहाँ का डीएचओ, एमएस अगर इंटरेस्ट से लेके काम करें तो हमारे इदारे भी आगा खान की तरह है, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह बिल्ड हो सकते हैं। कितना बजट पर हमारे पास सेहत के शोबे में? अभी जो रिसेंट जो लास्ट टाइम जो बजट था वो 40 to 50 बिलियन था, बिलियन? अरबों रुपए का होता है हर हॉस्पिटल का। एक छोटा हॉस्पिटल जो एनआईसीएच का मिसाल नहीं 4 से 5 अरब होता है, तो इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बजट होता है, टर्शियरी केयर का अलग होता है। तो जो लोग जो काम कर रहे होते हैं, जो मैनेजमेंट लोग के जो लोग होते हैं, अगर उसको ऑफिशियल वे में यूटिलाइज करें तो हमारे हॉस्पिटल में आपकी हेल्थ केयर वर्कर्स की जो शॉर्टेज है वो भी पूरी हो सकती है, मेडिसिन का मसला भी हल हो सकता है, पेशेंट्स के मसले भी हल हो सकते हैं। पर हमारे पास जो लोग जो ऑफिसों में बिठाए गए हैं, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में जो हायर किए जाते हैं, वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस उनको ये होता है कि हमें अपने आप को फैसिलिट कैसे करना होता है। तो ये भी सिंध गवर्नमेंट को हमारी अपील है कि इदारों को अगर हम बना भी रहे हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए ऐसे लोग अपॉइंट करें जो मेरिट पे इदारों पे काम करें। सर जिना अस्पताल का बहुत बड़ा नाम लिया जाता है कि आलमी सतह का अस्पताल बन चुका हुआ है और वहाँ पे लोग अपने मरीजों को लेके जाते हैं, और अब कहते हैं कि वहाँ पे साइबर नाइफ का शोबा भी कायम कर दिया गया है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि ये आलमी सतह के अस्पतालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये जेपीएमसी ये दूसरे जो सिविल हॉस्पिटल में जो भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इस पे एक अच्छा काम कर रहा है, प्रमोट करने की कोशिश भी कर रहा है। पर मसला है कि मसले हल नहीं हो पा रहे। हल तब होंगे जब वहाँ पे जो शॉर्टेज है, अब हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज है जेपीएमसी में, 2011 से लेके ये सिंध गवर्नमेंट चला रही है, 12 से। पहले ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर थे, सिंध गवर्नमेंट ने इनको अरबों रुपए बजट लगाया है। अब इनको चाहिए कि जो हेल्थ केयर शॉर्टेज अगर पूरी नहीं होगी, हॉस्पिटल में एक वार्ड बना हुआ है, अगर डॉक्टर वहाँ नहीं होंगे, स्टाफ नहीं होंगे, फैसिलिटीज़ नहीं होगी, तो वार्ड कैसे चलेगा? जिना में ऐसी काफ़ी फैसिलिटीज़ जो हमारे फैकल्टी बैठे हैं, जो प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं, वो छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारी फैकल्टी का भी इशू ये है कि जो हाउस ऑफिसर पीजीज जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, उनकी पे बहुत कम है। अगर आप प्रोफेसर्स को, एसोसिएट प्रोफेसर्स को, फैकल्टी को वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो अलाउंसेस नहीं देंगे, तो वो इदारों में यहाँ कौन काम करेगा? उनके लिए कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है। तो हमारे लोग डॉक्टर्स जो सिंध में या पाकिस्तान में, ये लोग मायूस होकर बाहर की तरफ जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो वजह यही है। सर डॉक्टर्स का जो शोबा है, इस तिब के शोबे को, सेहत के शोबे को आप देखते हैं कि मुल्क के अंदर जो कमी है
वो आइंदा कितने सालों में पूरी हो जाएगी? अभी जो देखा जाए, अभी आपके सामने पंजाब का ही मिसाल है। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हेल्थ सिस्टम को प्राइवेटाइज कर रही है। देखो, प्राइवेटाइज करने का भी सॉल्यूशन नहीं है। एक अस्पताल को पहले आप एक माफिया को दे रहे थे, अब दूसरी माफिया को दे रहे हैं, बिजनेसमैन चलाएंगे अस्पताल। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ भी सिंध में भी आगे प्लान ये है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाएं, प्राइवेटाइज करें। जैसे सिंध में तो वैसे ही हॉस्पिटल हमारे जो काफ़ी जो RAC जो BHU यूनिट हैं वो PPHI के अंडर किए गए, PPHI अंडर चला रही है। दूसरे हॉस्पिटल को बोर्ड ऑफ गवर्नर तरफ लिया जा रहा है, पर ये हल नहीं है। हल तब होगा जब आप अपने इदारों में मेरिट पे भर्तियां करेंगे, मेरिट पे लोग लाएंगे। हमारे पास आजकल क्या हो रहा है, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो लोग रिटायर होते हैं उनको दोबारा एक्सटेंशन पे रखा जाता है। तो आप बताएं कि एक इदारों को हम प्रमोट कर भी रहे हैं और दूसरे तक ऐसे लोगों को दोबारा असाइन किया जा रहा है, तो इससे किस तरह इदारे डेवलप कर सकेंगे? यानी कि नई भर्तियों को रोका जा रहा है, आपके मुताबिक पुराने रिटायर्ड लोगों को रखा जा रहा है, मुशाहरे पे उनको हायर किया जा रहा अब आपके सामने लाड़काना यूनिवर्सिटी है, गिम्स हॉस्पिटल है, लम्स है, और यहाँ जो डाउ यूनिवर्सिटी में जो पहले VC था, जिन पे और जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो VC था उन पे MD जो मेडिकल कॉलेजेस थे उन पे केस साबित हो चुके हैं कि उनके यूनिवर्सिटी के मेडिकल पेपर लीक हुए हैं। दोबारा वो लोग इदारों में बैठे जाते हैं, उनको एक्सटेंशन दी जाती है। तो हमने ये इस चीज़ पे हम पटिशन भी फाइल करेंगे कि जिनकी एज ओवरकम हो जाती है या जिनकी रिटायरमेंट हो जाती है उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाए, तो ऑटोमेटिक आपके इदारे प्रमोशन की तरफ जाएंगे। ये तब होगा जब हमारे जो वज़ीर सेहत है या वज़ीर आला है, इनको सीरियसली मसलों को नोटिफाई करें। वजीर सेहत तो जनाब खुद डॉक्टर हैं और हुक्मरान जमात की कह लीजिए कि घर की रुकन भी हैं, तो उनसे भी आपको उम्मीद नहीं? हमने लास्ट टाइम भी हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर थी मैडम से हमारी काफ़ी चीज़ों पे जो मुतालबे थे उन हल हुए, कुछ चीज़ों पे डेडलॉक था। अभी भी रिसेंट हमने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई है, जो हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं हेल्थ केयर को प्रमोट करने में, उनको जमा करवाई है। और अभी भी हमें उम्मीद है कि देखें, अगर आप यंगस्टर्स को या हेल्थ केयर वर्कर्स को अगर टाइमली प्रमोट नहीं करेंगे और हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट नहीं करेंगे तो आपके इदारे कोलेप्स हो जाएंगे। हम आपको कोई टॉन्ट नहीं कर रहे। देखो, इदारों में हम एक हॉस्पिटल का एक पार्ट है, एक हॉस्पिटल का पार्ट ही बंदा एक आपको अच्छी सजेशन दे सकता है। तो बेहतर सजेशंस पे राय लेनी चाहिए इदारों को बेहतर तरफ के लिए। अभी आपके सामने हेपेटाइटिस B, C है, HIV है, और ये जो बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं इनकी वजह क्या है? अगर हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ मिनिस्टर इन लोगों को असाइन भी करती है, इनको बजट भी देती है, तो वो लोग काम नहीं कर पाते। तो वो क्या होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट उनसे कोई बजट का ऑडिट भी नहीं करता, कोई इनसे पूछता भी नहीं है। जब तक इन चीज़ों में चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, तो आपके इदारे कभी प्रमोट नहीं होंगे। क्या ये जो सेहत के इदारे इस सूबे में तामीर हैं, इनका भी आपने जिक्र किया, ऑडिट होता है इनका? ऑडिट पॉलिसी में तो ऑडिट है और कॉन्स्टिट्यूशन भी ऑडिट होना चाहिए, पर हमारे इदारे उनको प्रॉपरली ऑडिट नहीं कर पाते। ऐसे हॉस्पिटल सिंध गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट फंडेड बजट हॉस्पिटल्स हैं, बजट उनकी प्रॉपर ऑडिट नहीं होती, तो अरबों रुपयों की करप्शंस जो आपके सामने केसेस पड़े भी हैं, NICD में पड़े हुए हैं, गिम्स में भी पड़े हुए हैं, लाड़काना में भी पड़े हुए हैं, JPMC में पड़े हुए हैं। ऐसे अरबों रुपयों की करप्शंस ज़ाहिर होती है, उन लोगों को ट्रैप नहीं किया जाता। तो ऐसा कौन से इदारे हैं कि जिनका ऑडिट नहीं होता? जैसे आपका NICD है, ऑडिट होता है तो बीच में ही कुछ दिनों बाद चीज़ों को हाईलाइट करके रोका जाता है। गिम्स है, JPMC है, आपका सिविल है, NIC है, 6 लाख का, जितने भी सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट फंडेड है, किसी का ऑडिट नहीं होता? ऑडिट के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, ऑडिट किया जाता है, फिर आगे चल के एंटी करप्शन हो या FI ऐसे इदारे हैं, इनको आगे चल के फिर आगे इनको पूरा ओवरकम नहीं होता। बीच में जब चीज़ें ज़ाहिर आती हैं, इंक्वायरी हो जाती हैं, जब उन पर साबित होता है तो फिर 2-3 महीने बाद उसको इंक्वायरी को खामोश किया जाता है। यानी कि इनकी कोई सालाना ऑडिट रिपोर्ट नहीं आती? नहीं आता। ऐसे कैसे मुमकिन है? ऐसा है ना, ऐसा अगर आप माजी में जो हमारे जो DG इदारे जनरल सर्विस हेल्थ रहे हैं, उनका आप ऑडिट करें, उनका जो पर्सनल तनख्वाह होती है 1,40,000 या 2 लाख या 3 लाख, जो उनकी आपका लाइफ स्टाइल आप देखें तो कितने रुपयों की करप्शन करते हैं। अगर उनके ऑफिसरों की अगर ऑडिट की जाए, उन पे एंटी करप्शन इंक्वायरियाँ की जाएँ, तो आपका सारे जो माजी में जो हेल्थ ऑफिशियल्स रहे हैं वो सारे आपके क्रिमिनल निकलेंगे। हेल्थ ऑफिशियल्स तो वो शख्स हैं कि जो कि माशरे की सेहत के ज़ामिन हैं, और आप कह रहे हैं कि वो करप्शन के
मुर्तकिब हुए हैं। एग्जैक्टली ना, देखो तभी तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से प्रोमोट नहीं हो पा रहे ना। हमारे HIV कंट्रोल नहीं हो पा रहा, हमारा FBC कंट्रोल नहीं हो पा रहा, हमारे अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर्स की, स्टाफों की, पैरामेडिक्स की शॉर्टेज पूरी नहीं की जा रही। तो ये नाअहल लोग हैं। नाअहल लोगों को, माफियाओं को, या जो करप्ट लोग हैं उनको जब तक हम हटाएंगे नहीं, उनके खिलाफ चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तब आपके इदारे कभी प्रमोट नहीं हो सकेंगे। भले आप अरबों रुपए और बजट लगाएं, तो बेहतर ये कि प्रॉपर पॉलिसीज पे ध्यान दिया जाए, मेरिट को प्रमोट किया जाए, तो उसकी बेहतरी यही। यानी कि आपके मुताबिक कोई भी ऐसा सिंध में हेल्थ इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जो कि प्रॉपरली फंक्शन कर रहा हो, जहाँ की प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट सालाना तौर पे आती हो, जहाँ का बजट एलोकेशन यूटिलाइजेशन दुरुस्त तौर पे होती हो। सब में कोई ना कोई आप लैब्स देखते हैं। एग्जैक्टली, हर जगह आपको कहीं 70-80% लेफ्ट नजर आएगा, कहीं 40% नजर आएगा, कहीं 30% नजर आएगा। तमाम सेंटर्स में, तमाम टर्शियरी केस में कहीं 40% का लेफ्ट से, कोई 70-80% का है ही है, और आपके सामने ही है, आपकी चीजें सबके सामने ही पड़ी हुई हैं। अगर पेशेंट आपका, फॉर एग्जाम्पल, एक हम नाज़िमाबाद में आबादी शहीद पेशेंट जाता है, तो उसको इमरजेंसी में ट्रीट करके एक से दूसरी जगह रेफर किया जाता है कि वहाँ जाओ, यहाँ जगह नहीं है। फिर पेशेंट वहाँ जाता है बेचारा, वहाँ से रेफर करके जना वाले सिविल भेजते हैं। कोई कम्युनिकेशंस नहीं है, कोई प्रॉपर पॉलिसीज नहीं है, हर चीज़ को अपने आप को छुपाने के चक्कर में होते हैं। जब ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं तो हमारे पास ये भी है, वो भी है, अगर है तो अवेलेबल क्यों नहीं है, लोगों को क्यों नहीं मिल रहा, आपके मरीज भी खुश नहीं है, आपके हेल्थ केयर सिस्टम भी खुश नहीं है। डॉक्टर महबूब, हमें ये बताएं कि इस वक्त करप्शन की बात हर जगह सुनाई देती है, आपने भी जिक्र किया करप्शन हो रही है। क्या आपके पास कुछ एविडेंसेस हैं कि वाकई में सेहत के शोबे में करप्शन होती है, या महज इल्जामात लगा रहे हैं? इसमें देखो, इल्ज़ामात एक होता है ना, इल्ज़ामात एक चीज़ सामने नज़र नहीं आए, आपको एक न्यूट्रल बंदे को प्रॉपर नज़र आएगा कि इदारे का इतना बजट है, और चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। कहीं भी हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि आपको जो लुक नज़र आएगा स्लो पेशेंट्स का होगा, या जो जो फ्लो ना हो, जो जिस पे, जे फॉर एग्जाम्पल एक NICH हॉस्पिटल है, 550 बेडेड हॉस्पिटल है, उसको इतना बजट दिया जाता है, तो पेशेंट यहाँ पर हमारे पास 4 गुना ज़्यादा होता है। चलो ये चीज़ें नज़र आती हैं, पर मसला ये कि कुछ ऐसे इदारे भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल NICVD में भी रिसेंट जो इशू हुआ था, 4 ग्रेड वाले को अब डायरेक्ट 17-18 ग्रेड में प्रमोट करना, अच्छा, मनपसंद लोगों को अपने इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ हों या चाहे हॉस्पिटल्स हों, 4 ग्रेड वालों को डायरेक्ट 17 ग्रेड 18 ग्रेड में प्रमोशन दिए जाते हैं, और 17 वाले को डायरेक्ट 20 ग्रेड में प्रमोशन दिया जाता है। ये एक मनपसंद और करप्शन की निशानी है। किस कानून के तहत इनको प्रमोट किया गया? बस एक मनपसंद फैसले होते हैं जो किसी कानून में नहीं आते, लीगली प्रमोशंस होते हैं, 40 फार्मूलाज होते हैं, हर कैडर के अपने फार्मूलेज होते हैं। तो एक होता है इदारे का हेड होता है, तो जिसको वन मैन शो होता है, वन मैन शो के हिसाब से जो अच्छा वाह करेगा उसको प्रमोट किया जाएगा। जो लोग काबिल काबिल लोग बैठे होंगे, जो इदारे में बेहतरी के लिए काम भी करेंगे, उसको अपनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, उनको टाइमली प्रमोशन नहीं मिलेंगी, टाइमली तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। ये आपके हर हॉस्पिटल का हिस्सा है, सिर्फ एक का नहीं है। ये आपका लड़काने में भी आपको नज़र आएगी कि पेशेंट्स अगर दवाएं आ भी रही हैं, तो किस कंपनी की दवाएं आ रही हैं। अगर पेशेंट की जो दवाएं खरीद की जा रही हैं, गवर्नमेंट उनकी परचेज कर रही है प्रोक्योर्ड पॉलिसी के तहत, तो वो जो मेडिसिन हैं ऐसी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी की भी नहीं है, 10 कैटेगरी से ज़्यादा चढ़ जाती हैं, तो वो क्या पेशेंट को असर करे। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सेहत का महकमा हमारी जो प्रोक्योरमेंट कर रहा है दवाओं की, वो गैर मेयारी हैं। गैर मैरी हैं, इसमें चीज़ें हम आपको दिखा भी सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो आपको दिखाएंगे भी सही, सैंपल्स भी देंगे आपको। हर इदारों में जो प्रोक्योरमेंट की जा रही है, मेडिसिन का जो मयार है वो बिल्कुल लो क्लास का है, जो लोगों को, मरीजों को असर नहीं कर पाती। जो परचेजिंग की जाती है, जो अगर हम इंजेक्शन एक वैसे ही मल्टीनेशनल का बाहर से लें, 350-400 का मिले, वही दारू सरकारी में परचेज किया जाता है 600, 700, 800 में। इसका मतलब सरकारी बजट हमारा इतना है, जो आप अपनी मर्जी से जो चीज़ मार्केट में वैसे ही 400 की मिले, आप 600 में खरीद कर रहे हो, तो उसका मतलब कौमी खजाने को नुकसान दे रहे हैं ना आप। कौमी खजाने को नुकसान दे रहे हैं, कौमी बजट को नुकसान दे रहे हैं। तो यही तो मसला है ना। इन मसलों को देखने के लिए हमारे वजीर सेहत को, वजीर सेक्रेटरी को कमेटियां बनानी पड़ेंगी। हर इदारों के अंदर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। हमारे इदारों में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, DHOs बैठे हुए हैं, आपके 70 to 80% नायल लोग हैं, जिन्होंने इदारों का बेड़ा गर्क किया गया।
जो इदारों के लिए, इदारों की एम्प्लॉयज़ के लिए, इदारों की फैसिलिटीज़ के लिए कभी उन्होंने बात नहीं की होगी। अगर आपके डॉक्टर 17 ग्रेड का इदारे में काम कर रहा है, तो उनके लिए 18 ग्रेड की जो प्रमोशन होगी, सीट्स क्लियर करने के लिए उनको बार-बार रिमाइंडर दिए जाते हैं। ये वाईडी का काम थोड़ी है। हर इदारे के फोकल पर्सन और एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, इनका काम होता है इदारों में अपने-अपने कामों को, पोर्टफोलियो को देखना। कोई असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी होगा, सिक्योरिटी देखेगा, कोई होगा मैनेजमेंट का, कोई फॉलो अप सेक्रेटरी उनको देखेगा। तो ये हर कोई अपना काम करे तो तंजीमें क्यों बने? तो ये हमारा काम थोड़ी है कि हेल्थ मिनिस्टर को, सिक्योरिटी को जाके रिमाइंडर देना, उनको बताना, प्रोटेस्ट करना, मसले ना हो तो प्रोटेस्ट करना। तो ये इदारों में अगर एडमिनिस्ट्रेशन लोग अगर प्रॉपर काम करें, अब फॉर एग्जांपल जेपीएमसी का या सिविल का मिसाल लें, जेपीएमसी का फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं, या सिविल कराची का लेते हैं, या लाड़काना का या हैदराबाद का लेते हैं। 17 ग्रेड की सीट्स हैं, उनको बढ़ाया नहीं जाता। 18 ग्रेड की सीट्स नहीं है तो उनको बढ़ाया नहीं जाता, क्रिएट नहीं किया जाता। तो लोग आपके इदारों में कैसे आएंगे? जब सीट्स आपकी क्रिएट होंगी और वही हेल्थ डिपार्टमेंट उनको लेटर भी लिखता है कि आप हमें प्रपोजल बना के भेजें, आपकी कितनी शॉर्टेज है, उनको ही पूरा नहीं कर पाता। तो उसका मतलब ये हमारे पास लेक ऑफ इंटरेस्ट कहा जाए। चीज़ें होने के बावजूद भी उस पे यूटिलाइज ना हो, तो उसमें ये हमारी नाइल है। अभी रिसेंट में 2 दिन मैंने देखा था, कोई हेल्थ का जो बजट था वो वापसी हो गया, यूटिलाइज ही नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, तो सुबह सिंध का, सुबह सिंध का। यानी कि बजट एलोकेशन थी, हाँ, अमाउंट वाज बीन ट्रांसफर्ड, बट दैट वाज नॉट बीन यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज तो वापसी चला गया वो खजाना में। तो इसका मतलब यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि मरीज थे ही नहीं। एग्जैक्टली मरीज है ही नहीं। मरीज अगर मरीज हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर को पूरा कैसे किया जाए? तो यही चीज़ें हैं जो इदारों को बेहतर नहीं किया गया, तो आस्ते आस्ते हमारे जो हेल्थ सिस्टम कोलेप्स हो जाएगा। और यही जो नाअहल लोग जो होंगे, जो बैठे हुए हैं इदारों में, इनका क्या काम होता है? बस इदारों में अपने एम्प्लॉयज़ को तंग करो, एम्प्लॉयज़ को मेंटल टॉर्चर करो, बेहतर पॉलिसियाँ ना बनाओ। अपने-अपने हॉस्पिटलों में अपनी-अपनी ऑफ़िस ऐसी बनाई हुई हैं, मरीज़ों के लिए वार्डों में एसी नहीं होती, उनके लिए वाटर सिस्टम नहीं होता, उनके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती। अपनी ऑफ़िसों के बाहर 5-5 दरवाजे लगाए होते हैं। जैसे कोई कंट्रोल रूम बनाया है, एक डॉक्टर या स्टाफ कोई मरीज़ किससे मिलने भी जाए, एक दरवाज़ा खुलवाए, दूसरा खुलवाए, तीसरा खुलवाए। यार आप एक इदारे के सर्वेंट हैं, आप इज़िली अवेलेबल नहीं हो। सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाज़िम है, सिविल सर्वेंट है, आपको सुनना है, मरीज़ को भी सुनना है, डॉक्टर को भी सुनना है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि एक बादशाह सलामत का दरबार लगता है, या हर इदारों में ये ट्रेंड बनाया जा रहा है। और जहां आपके मुताबिक डॉक्टर तक का एक्सेस नहीं है, तो मरीज अपनी शिकायत, अपनी ग्रीवेंस कैसे लेके जाएगा? इसलिए एक सिविल सर्वेंट एक फ्यूटर माइंड बन गया है, गुरूर तकब्बुर आ गया है उनको बताने के लिए भी 1 महीना भागना पड़ता है। अगर भाग के वहाँ जाके पहुँचो सही, तो वो डायरेक्टर, एमएस, डीओ साहब को गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे लोगों को रखो जो आपको सिस्टम को कोलैप्स करें। कोलैप्स कर रहे हैं, ऐसे रखो जिस लोगों को प्रमोट कर सकें, इदारों को प्रमोट कर रहे हैं। मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ मिनिस्टर को यही तजवीज़ दूँगा, आप हमें मौके दें, यंग कंसल्टेंट्स को मौका दें। यंग डेंटल सर्जन्स बैठे हुए हैं, जो लोग फैकल्टी में 20-21 ग्रेड में बैठे हुए हैं, सालों साल लोगों को तनख्वाह नहीं दी जा रही, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही, उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। रिटायर्ड लोगों को हटाओ, उनको मौका दो, उनके बाद पीछे वालों को मौका मिले, ताकि लोगों का पॉलिसियाँ बना सके। आपकी शिकायतें जो हम समझते हैं डॉक्टर्स के मसाइल के हवाले से हैं, लेकिन इसमें मरीजों का जिक्र क्यों नहीं है? मरीजों का क्या हाल है? वो कैसे अपने मसाइल का हल तलाश करेंगे? उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? उनकी तो कोई तंजीम नहीं है। मरीज अपना दर्द किससे कहे? जैसे मैंने शुरू में मैं आपको यही बताया कि जो हमारी जो तंजीम है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन हो या दीगर तंजीमें हो, वो उनका काम हेल्थ केयर सिस्टम में भी होता है, हेल्थ केयर वर्कर्स में भी होता है और मरीजों की फैसिलिटीज़ के भी होता है। यही डॉक्टर्स होते हैं जो शॉर्टेज होता है तो अपनी तनख्वाहों से डोनेशन कलेक्शन करके या डोनर्स देके उनकी दवाएं अरेंज करवाते हैं, उनके लिए इश्यूज भी रखते हैं, मरीजों के लिए मरीजों के लिए भी। ऐसे मिसाल है हमारे पास। हम अपने पेशेंट से कोई ऐसे आते हैं जैसे इंजेक्शन IVIGs हो, इम्यूनोग्लोबिन जो अस्पतालों में नहीं इंटेंड किए जाते, तो हम मरीजों को अरेंज करा के देते हैं या कोशिश करते हैं फैकल्टी या इदारों को बताएं कि ये चीज़ चाहिए, मरीजों के लिए भागदौड़ करते हैं। अब ये जो पेशेंट्स की जो फैसिलिटीज़ को प्रमोट करना, ये भी पेशेंट्स की बात कर रहे हैं ना। हम चाहते हैं कि जिन्ना जैसा हॉस्पिटल 5 और होने चाहिए कराची में, हैदराबाद सिविल जैसी 5 और होनी चाहिए, ट्रॉमा सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे होना चाहिए। एक पेशेंट का एक्सीडेंट होता है, कोई बर्न ब्लास्ट होता है, कोई बर्न इंजरी होता है, लाड़काना कराची पहुंचता है, तो वहाँ क्यों नहीं है? सखर में क्यों नहीं है? नौशा में क्यों नहीं है? हैदराबाद में क्यों नहीं? कराची में तो एक ही सिविल में बर्न सेंटर है।
फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती, जैसे भी वार सिस्टम जो जंग लगी हुई थी, जंग भारत की, तो ऐसा कोई सिस्टम हो जाता, हमारे हॉस्पिटल में तो ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। हमारे पास आईसीयू की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। हमारा जो, मैं पीठ का डॉक्टर हूँ, मुझे बताया कि एनआईसीएच में 10 वेंट हैं। कोरंगी वाला इंडस भी यहाँ रेफर करता है, अब्बासी भी यहाँ रेफर करता है, सिविल भी यहाँ रेफर करता है। सिर्फ 10 वेंटिलेटर? 10 वेंटिलेटर है पीठ आईसीयू में, 10 न्यूनेट वेंट है। शहर कराची जिसकी आबादी 3.5 करोड़ कही जाती है, हाँ सिर्फ 10 वेंटिलेटर है। 10 हमारे पीस के, जो 1 से 12 साल तक, 1 महीने से लेके, और न्यूनेट के जो 0 महीने से लेके 28 डेज तक, उनके 10 वेंट है। इस तरह आपके सिविल में 10-15 वेंट होंगे, 5-10 वेंट आपके अब्बासी में होंगे, टोटल आपके कराची में 70 से 80 वेंट होंगे। अब आपकी आबादी और वेंट देखो, आपके आईसीयू बेड बताओ। तो इन चीज़ों को प्रोमोट करना पड़ेगा, उसके लिए बजट है, तो बजट कहाँ जा रहा है? अगर आ रहा है तो इदारों में, तो उनका, हम कहते हैं ऑडिट करना कोई गलत बात नहीं है। ऑडिट होगा तो करप्शन को हम कंट्रोल कर सकेंगे। अगर हम रिटायर्ड लोगों को हटाएंगे तो नए लोगों को मौका मिलेगा कि वो इदारों को बेहतर करेंगे। अगर नए लोगों को रखेंगे तो हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ हैं, मरीजों की या डॉक्टरों की शॉर्टेज है, मरीजों की फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज है, उनके बजट का मसला है, तनख्वाहों का मसला है, तो इसी तरह ही इम्प्रूव होंगे ना। अगर ये मसले, अगर आप 3-4 साल से भाग रहे होंगे, मसले नहीं हल होंगे, तो ऑटोमेटिक आपके प्रोटेस्ट की तरफ ही जाएंगे ना। अगर प्रोटेस्ट भी करेंगे तो फिर आपके लोगों पर ये लाठी चार्ज करेंगे, मारेंगे, हमने इशू क्यों उठाया। आखिर जाए तो बंदा कहाँ जाए। और हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, मोस्टली जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास के होते हैं, हक एलीट क्लास का तो नहीं है। तो ज़ाहिर बात है, उनको अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना पड़ता है। कोई शादीशुदा होते हैं, कोई वालिदैन माँ बाप होते हैं, उनकी सपोर्ट करना पड़ता है, तो उनकी अखराजात को भी देखना पड़ता है। आपको पता है कि हमारे पास सिंध में या पाकिस्तान में हमारे पास एजुकेशन सबके लिए फॉर ऑल वन नहीं है, इक्वल नहीं है, हेल्थ इक्वल नहीं है। एलिट के लिए हेल्थ अलग है, एलिट के लिए एजुकेशन अलग है। तो क्या हम मसीहाओं का या हेल्थ केयर वर्कर्स का कोई हक नहीं है कि इनको भी फैसिलिटीज़ दी जाए, इनके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो? अगर हमारे डॉक्टर्स का कोई वालिदैन बीमार होते हैं या कोई फैमिली बीमार होती है, तो इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। कोई प्रॉपर सिस्टम ना मरीज के लिए ना डॉक्टर्स के लिए। इसको बेहतर बनाने के लिए हम बार-बार रिमाइंडर दे रहे होते हैं, और इंशाल्लाह हमारे इस पे डेडलॉक ही बरकरार है, और इंशाल्लाह हम बेहतर करेंगे कि इदारों को बेहतर कर सकें। सर, आपने कहा कि दवाएं जो है वो गैर मेयारी दी जा रही हैं अस्पतालों के अंदर, और क्या इन दवाओं को जो लोग फराहम कर रहे हैं, क्या उनके साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग आपको नजर आती है कि इस कमीशन सिस्टम के तहत? एग्जैक्टली, जब आपको एक मेडिसिन का बजट मिल रहा है, अगर आपको एक आम बंदे को बाहर दवाई, एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक 350-400 का मिलता है, वही गवर्नमेंट में वो बाहर से परचेज करते हैं 600 में, तो उसका मतलब तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। वो, उनको अपना पेट, अपनी फैसिलिटी, घर के अपने बच्चों के लिए आसाइशें चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, एसी चाहिए, अस्पताल का कोई केयर नहीं होता। तो ज़ाहिर बात है, उनको परसेंटेज भी दी जाती है, परसेंटेज भी लेते हैं। जो एडमिन में जो मेडिसिन्स के जो परचेजिंग के फोकल पर्सन होते हैं, तो वो जो हायरिंग करते हैं या जो परचेजिंग करते हैं, उन पे डिस्काउंट सिस्टम होता है। 40-35% उस पे लिया जाता है, परसेंटेज पे लिया जाता है हर डील पे? हर डील पे। तो देखो कितनी करप्शन है, कौन कहाँ किस किस को रोकेंगे। तो बेहतरी के लिए हमें सब लोगों को मिलजुल के, मीडिया को भी, जो हेल्थ एम्प्लॉइज़ हैं, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जो अच्छे हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जो नेगेटिव, सब नेगेटिव तो नहीं है, जो अच्छे लोग जो काम करना चाह रहे हैं उनको मौका नहीं मिला होगा। तो इसको प्रॉपरली हमें लाइन अप करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि सूबा सिंध का सेहत का निज़ाम बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर है, या इसका तनज़्ज़ुली का दौर देखते हैं आप? अभी जो रिसेंट जो बलूचिस्तान में गया हूँ, अगर बात करें तो बलूचिस्तान में तो बिल्कुल एक ही टर्शियरी केयर है, बोलान, कोयटा में, जो वहाँ पर बहुत मसले हैं। फैसिलिटीज़ कोई बलूचिस्तान गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर सकी, उनको शॉर्टेज भी है। पेशेंट के सीटी स्कैन एमआरआई की मशीन्स नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स बार-बार आशु हाईलाइट करते रहे। वहाँ तो बिल्कुल हेल्थ केयर सिस्टम डाउन है। पंजाब में जो अभी जो प्राइवेटाइजेशन कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास देखा जाए 2-3 जो इंस्टीट्यूट जो बनाए गए हैं, एनआईसीवीडी, गिम्स हैं, नो डाउट। पेशेंट्स फ्लो जो हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट के पंजाब से जो गंबड़ आते हैं, नो डाउट हो रहे हैं, पर मसला है कि कंप्लीटली इनको हम फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, बजट होते भी। सेहत कार्ड
के हवाले से हमारे सिंध में अभी तक आम इस सूबे वासी को कोई सहूलत नहीं है। पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपके एनआईसी को आपका सेहत कार्ड कहा जाता है और आपको 1 मिलियन तक गालबन उसकी सहूलियात मिल जाती हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक सूबा सिंध में क्यों नहीं हो सकी? ये जो सेहत कार्ड या वहाँ जो आप बात कर रहे हैं दूसरे सूबों में, वहाँ वही प्राइवेटाइजेशन के तहत उन लोगों को जो बजट दिया जाता है आम वही सरकारी अस्पतालों में जाके इलाज करवाते हैं कि इतना बजट आपके लिए एलोकेट है, वो खर्च करें। तो वहाँ पर वो अपना बजट यूटिलाइज वही गवर्नमेंट देती है। यहाँ पर अगर सेहत कार्ड वगैरह दिया भी जाता है तो आपके पहले आपको हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा। पहले आप अपनी प्राइमरी सेकेंडरी चीज़ों को बेहतर करेंगे, फिर आगे चल के इनको पहुँचेंगे। सेहत कार्ड दे देंगे, फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो वो कार्ड को लेके क्या करेंगे? यानी कि आप कहना चाह रहे हैं अगर कार्ड इशू भी कर दिया जाए, उसके अंदर रकम भी ट्रांसफर हाँ आए, तब भी इलाज नहीं हो सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेहतर नहीं करेंगे, चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे तो उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो बेहतर है कि आप प्राइमरी हेल्थ को फोकस करें, फिर सेकेंडरी पे आएँ, टर्शरी पे आएँ। अभी हमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत चीज़ों को गेन करने के लिए मेहनतों काविशों की ज़रूरत है। हमारे इस सूबे के अंदर इतनी हेल्थ फैसिलिटीज हम सुनते हैं, वेबसाइट पे देखते भी हैं महकमा सेहत सिंध की, उसमें से कितनी ऑपरेशनल और हकीकी तौर पे फाल हैं? कितने बीएम के यूनिट्स इनका आपने जिक्र किया जो कि पीपीवीएचआई के अंडर चल रहे हैं आपके मुताबिक, उनमें कितने स्टाफ की अपॉइंटमेंट है और कितने मरीज रोजाना की बुनियाद पे फैज़याब हो रहे हैं? पीटीएचआई एक गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ टाइप है, पार्टनरशिप है इनकी। इस बार वो लोग प्राइवेट हायर करते हैं, प्राइवेट लो इनकम पे लोगों को हायर करके लोगों को फैसिलिटी देते हैं, चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। पर वही मसला क्या होता है कि फ्लो की ज़्यादा की वजह से चीज़ें कम पड़ जाती हैं और जो लो इनकम पे लोग हायर कर रहे हैं उनके उनके लिए इतनी बड़ी एजुकेशन के बाद कम रिसोर्स पे काम करना ही बड़ा मसला होता है। दूसरी बात ये कि जो वेबसाइट पे चीज़ें शो की जाती हैं, मैंने एचआईवी पे, टीबी पे इतना काम किया है या हेपेटाइटिस बी सी पे या पोलियो पे, इस पे अभी ये जो शो करते हैं वो 30 to 40% आपका आउटकम होगा, अभी 60% रहता है। अब आपके जो SICH एक इदारा डेवलप किया जा रहा है पूरे सिंध में, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, सिकोरंगी में भी जो 5 नंबर में ऊपर सेंटर है, सखम में बनाया गया है, नवाबशाह में बनाया गया है और जामशोरों में, और मैटरनिटी हेल्थ केयर पे भी काम किया जा रहा है। काम अभी मैडम वज़ीर सेहत इस पे काम कर रही है, पर इनको टीम की ज़रूरत है। टीम जो आपके पास बैठी हुई है, जो DHO MS जो बैठे हुए हैं, आपके 10 to 20% आपके अहल होंगे। अच्छा, 10 to 20%। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं DHO फॉर एग्जांपल टनू मोहन खान की ठट्ठा की बात करूं, पेरीफेरी में आते हैं, तो वहाँ का DHO के पास अगर आप देखेंगे ना तो पेशेंट्स का जो वहाँ चीज़ें आती होंगी आपके पास मुश्किल से, मुझे नहीं लगता कि रेबीज़ भी बिल्कुल बिल्कुल कम मिकदार में आता होगा। रेबीज़ इंजेक्शन, वेनोब हो गया, ठीक है ना, आपकी मेडिसिन्स प्रॉपर नहीं आती होंगी, कंसल्टेंट की कमी है। वहाँ लोग हमारे कंसल्टेंट बैठे भी हुए हैं, उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। अब कंसल्टेंट को एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप पेरीफेरी में पोलियो के खतरे पिलाएँगे, तो एक तो ये देखो नाअहली है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की। चीज़ें हैं, प्रॉपर लाइन अप करने में कुशिदगी हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि पॉलिसी में जो लोग बैठे हैं वही बात मेरिट पे आ जाती है। डॉक्टर साहब, जो हमारे सूबे के अंदर हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे DHOs अपॉइंट होते हैं, पोस्ट होते हैं और अक्सर व बेशतर अखबार की ज़ीनत बनते हैं ऐसे मामलात कि पोलियो कैंपेन में करप्शन कर दी गई। अभी एक बड़ा केस डिस्क्लोज हुआ और अरबों रुपए की करप्शन का नाम भी आया, अखबारात की ज़ीनत भी बना। ये क्या मामलात है? ये सब मफरूज़े हैं या कुछ हकाइक भी है इन मामलात में? बेसिकली जो आपके जो हेल्थ सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के हों या पेलका के हों, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं या जो DHO होते हैं, बस उनका जो पहली बात हायरिंग की जाती है, जो प्रोक्योरमेंट जो होके आते हैं या सिलेक्ट होते हैं वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में होते हैं। अच्छा, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का DHO या MS अगर कोई आता भी है तो वहाँ के MNA MPA की विल से ही आएगा, उसके बिना मुमकिन नहीं है। जो उनका यस मैन हो, जो उनको बजट दे सके, बजट को खिला सके, यस करे, फिर वो आएगा। वहाँ वो पहली बात वो रह ही नहीं पाएगा। फिर पहली बात ये कि उनको कुछ
बजट देना पड़ेगा या कुछ पैसे देने पड़ेंगे अपने आप को असाइन करने के लिए। जो 20 से 25 लाख 40 लाख दे के आएगा तो जाहिर बात है पहले वो कोशिश करेगा कि जो मैंने दिया हुआ है पहले वो गेन कर लूँ। तो आप बताओ किस तरह इदारा प्रमोट होगा। तो एक हायरिंग जो की जाती है डीएचओ एमएस की या डायरेक्टर्स की या वाइस चांसलर्स की, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं वो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बड़ी लेवल की जाती है, उसमें तो बड़ी लेवल की जाती है। जो मेरिट वाले लोग होते हैं उनकी प्रॉपर हायरिंग नहीं की जाती, वाइस चांसलर नहीं बन जाते। हाँ डॉक्टर साहब, इसका तो बाकायदा तौर पे अखबार में इश्तेहार आता है कि हम फला फला इंस्टीट्यूशन की कोई वाइस चांसलर देख रहे हैं, कोई शख्स तलाश कर रहे हैं, तो उसमें भी करप्शन हो जाती है क्या? एडवर्टाइज तो आपको हर चीज़ की मिलेगी, हर असाइनमेंट के लिए मिलेगी, हर जॉब के लिए मिलेगी। पर जब भी हायरिंग की आएगी तो उनके लिए रिसोर्सेज होने, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शुरू हो जाएगा। जो गुड बुक में होगा उसको रखा जाएगा, जो गुड यस मैन होगा, जो गुड कमाओ बेटा होगा उसको रखा जाएगा। यानी कमाओ बूट की वाह वाह। उनकी वाह वाह है। बाकी मेरिट की पढ़े लिखे जो जो एलिजिबल लोग हों उनकी वाह वाह नहीं है। वाह वाह उनकी है जो उनकी गुड बुक में होगा, जो अच्छा कमा के देगा, कुछ अच्छा पैसा देगा, उनको रखा जाएगा। फिर वो आके जब यूनिवर्सिटी में जो इंडक्शन होगी, हायरिंग की जाएगी, फैकल्टी की जाएगी या स्टाफ की जाएगी, तो आपको 70 to 80% उनके रिलेटिव्स मिलेंगे। जो वो उनके रिलेटिव्स होंगे या उनके रिसोर्सेज वाले लोग होंगे, तभी तो हमारे जो पढ़े लिखे जो कराची का तबका है, हैदराबाद डिवीजन का है, मिरपुर खास का है, जो लोग बेरोजगार क्यों बैठे हुए हैं? मेरिट नहीं है। तो बेहतर है कि इदारों में अगर आप वीसीज या वाइस चांसलर मेरिट पे हायरिंग करें तो बेरोजगारी भी आपकी खत्म हो जाएगी। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो तिब का शोबा, सेहत का शोबा, जिसके अंदर आपको एक इंसानी जान से पाला पड़ता है, वहीं जो है करप्शन का राज है। और वहीं पे इनिशियली जब अपॉइंटमेंट में ये मामला होता है तो फिर आगे जाके जान का कौन मुहाफ़िज़ होगा? इसका क्या हल देखते हैं डॉक्टर साहब? आप क्या, आपको कुछ बेहतरी की कहीं उम्मीद की किरण नज़र आती इसका उम्मीद की किरण तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए और हमें उम्मीद रख भी करें और प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमें तो पहली बात ये है कि अपने इदारों में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना पड़ेगा। जो हायरिंग होती है एसपीएससी के थ्रू, वाइस चांसलर की या डीएचओ की या एमएस की, या जो इदारों में जो लोग हायर किए जाते हैं उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हटा के मेरिट वाइज आना चाहिए। ठीक है। और जब आपका जो लोग मेरिट पे आएंगे, जो इदारों को आपको जो बजट दिया जाएगा, जो पॉलिसीज होंगी उसको बेहतर काम करेंगे, उसको इंटरेस्ट से लेके फिर जाके आपके इदारे बेहतरी तरफ जाएंगे। आपके लोगों में मायूसी ख़त्म होगी। जो मेरिट लोग होंगे बेरोजगारी की वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो लोग आपके पास पढ़े लिखे लोग जो ग्रेजुएट होंगे उनको जॉब प्रॉपरली मेरिट बेस पे मिल जाएगी। ऑटोमेटिकली आपकी सराउंडिंग टोटली गुडविल में चली जाएगी। एक तो ये आपका हो गया हायरिंग वाला, डीएचओ, एमएस, वाइस चांसलर्स, ओवरऑल यही चीज़ें। दूसरा ये हो गया कि आपकी जो आपने देखा होगा अभी बजट भी आ रहा है रिसेंट, तो असम गवर्नमेंट को चाहिए कि पेशेंट्स जो उनका जो पेशेंट्स के हवाले से उनका जो बजट है या पेशेंट्स के लिए जो पॉलिसीज जो है, फैसिलिटीज़ है, उनके लिए आईसीयू, उनके लिए ट्रॉमा सेंटर्स, उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन लेवल पे अच्छे हॉस्पिटल्स को प्रमोट करें। हेल्थ केयर सिस्टम को फैकल्टी से लेके हाउस ऑफिसर तक उनकी तनख्वाहों में इजाफा करें ताकि ऑटोमेटिकली उनका मॉरल भी अप। एक मोटिवेशन रेवोल्यूशन जाए। अच्छा, कराची में तो अस्पताल 2-4 ही जो आपने नाम लिए, सिविल जिसको रद्द कर दिया गया, और जिना है, और 1-2 और। हाफिज शहीद है, कोरंगी है, लियारी है, और आपके डीएचओ साइड हैं, बीएचयू साइड हैं, पेरीफ्री साइड हैं। ये सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं। अगर हम इंटीरियर सिंध की तरफ चले जाएं, बाकी शहरों में क्या हाल है? थर पार्कर, नंगर पार्कर और जो दीगर हमारे छोटे छोटे शहर है सिंध के, वहाँ एक हेल्थ फैसिलिटी, एक औरत जो कि ज़चकी के आलम में एक हेल्थ फैसिलिटी की मुंतज़िर है, या एक बीमार शख्स जो कि किसी भी मर्गी का शिकार है, खुदा न खास्ता कोई बच्चा को कोई बीमार है, तो उसके लिए क्या सहूलियात आप हैं? क्योंकि आप तो ग्राउंड पे देख रहे हैं सारी सिचुएशन। उनके लिए देखा जाए कि अभी हम लाड़काना की बात करें, लाड़काना का जो वहाँ का जो इमरजेंसी है या सखर का जो इमरजेंसी है, लड़का तो बड़ा शहर है। लाड़काना बड़ा शहर है, सखर की इमरजेंसी आप देखेंगे तो आपको रियली हंसी आएगी वहाँ की डीएचओ एमएस पे। वहाँ पर मेडिसिन की शॉर्टेज, अगर कोई वहाँ प्रोफेसर बैठा हुआ है तो उनको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही तो वो क्या इलाज करेगा? दम जरूरत तो नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अगर पेशेंट्स को अगर सिटी स्कैन की ज़रूरत है तो अगर सिटी स्कैन टाइमली पेशेंट को ट्रॉमा आ रहा है, सिटी स्कैन नहीं हो रहा, तो उसको सिटी स्कैन के लिए गिम्स भेजें या
कोई हैदराबाद में मिल गया ठीक है, वरना कराची। ये चीज़ें आपको होम डोर्स तक रखनी पड़ेंगी। गरीब शख्स, वहाँ का गरीब किसान, गरीब हारी, गरीब मजदूर, गरीब पेशे से ताल्लुक रखने वाला क्या अपनी इस इलाज के लिए दूसरे शहर या दूसरे ज़िले जाने की ताकत भी रखता है? क्या उसकी जेब में इतना पैसा भी होगा कि वो जा सके? हमारे पास पॉवर्टी रेशो ज़्यादा है, ठीक है ना? दूसरी बात ये है कि अगर पेशेंट्स को अगर कराची, लाड़काना से हैदराबाद या मीरपुर खास कहीं रेफ़र या कोई शिफ्ट भी करना पड़ता है, तो डीएचओ एमएस का काम है एम्बुलेंस दे उनको पेशेंट्स को। तो वो क्या होता है, वो डीएचओ एमएस उनको एम्बुलेंस नहीं दे पाते। पुरानी एम्बुलेंसें खड़ी-खड़ी हो जाती हैं, पेट्रोल अपने पैसों में, ऐशों में खर्च किए जाते हैं। ये तो आपने बड़ी नई बात बताई कि अगर कोई डॉक्टर किसी अस्पताल की तरफ रेफर कर रहा है, तो एम्बुलेंस भी फराहम करना उसका काम है। देनी चाहिए उनको। उनके देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर पेशेंट जा रहा है, तो एक एमएस का डीएचओ का है कि पेशेंट को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से शिफ्ट करे। तो उनको देखो एम्बुलेंस से क्यों दी गई है? साउंड्स लॉजिकल, बिल्कुल। एम्बुलेंसें इसलिए तो दी गई हैं, सब वहाँ अस्पताल में रखने के लिए तो नहीं दी गई। पेशेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, शहरों में या दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, अंडरफुल पेशेंट को मूव करने के लिए दी जाती हैं। पर वहाँ पॉलिटिकल बंदा होगा तो उनके लिए, आपके लिए वेंट भी मिल जाएगा, बेड भी मिल जाएगा। पर वो मजदूर, किसान, दुकान में काम करने वाला, मेहनत मजदूर, या भले पढ़ा लिखा बंदा हो, वो बेचारा मिन्नतें करता रहेगा, शोर करता रहेगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एमएनएमपी के फ़ोन आएगी तो डीएचओ साहब खड़े होंगे, वरना व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल लोग तो उनके लिए तो ये मुल्क रहने के लायक नहीं है। यानी कि इस कदर बेहिसी का आलम देखते हैं आप। और ये सूरत-ए-हाल कराची में भी नज़र आती है, क्योंकि अक्सर जब एक्सीडेंट के केसेस जाते हैं या कोई हार्ट अटैक खुदा ना खास्ता किसी को होता है, तो उसे रेफ़र किया जा रहा है तो वहाँ चले जाएँ। मगर यहाँ तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि एम्बुलेंस भी नहीं दी जाती, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएँ कि आपके मुताबिक इस वक़्त की जो हेल्थ की सहूलियात हमारे सूबा सिंध के अंदर मौजूद है, क्या इनको आप किसी आलमी सतह के मुल्क से कंपेयर कर सकते हैं? तो अर्ली सतह में ये है कि जो हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन वहाँ पे भी यही चीज़ें होती हैं। पर वहाँ पर देखो पॉलिसीज़ हैं। नो डाउट बजट की कमी वहीं पे भी होती है। ज़रूर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दूसरी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बजट की कमी होती है, पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे। पॉलिसीज़ हैं, लो बजट पे भी पॉलिसीज़ के मुताबिक काम किया जाता है, तो पेशेंट को डिफ़िकल्टी नहीं होती। हेल्थ केयर सिस्टम को डिफ़िकल्टी नहीं होती। वहाँ के एनवायरनमेंट में पेशेंट्स या डॉक्टर्स टॉर्चर या ट्रॉमाटाइज़ नहीं होते। ठीक है? जिस तरह यहाँ हमारे इदारों में एक हेल्थ केयर वर्कर जो डॉक्टर काम करता है 36 घंटे, उसको डर भी होता है कि मेरे को कहीं अटेंडेंट के लोग 15 लोग बीमार से मार ना जाएँ। अब वो वहाँ से डरे या मरीज़ को ट्रीट करें, या अगर वो डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है रात को रेस्ट करने के लिए, उसके वार्ड में, रूम में प्रॉपर बेड नहीं होते, ठीक है? रूम में एसी नहीं होते। ये चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को डिमोरलाइज़ करती हैं। डॉक्टर्स ने तो कोरोना के दौरान एक फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया और मारे गए। उनको क्या रिकग्निशन मिली? उनको क्या इनामात उकराए? इनामात सैल्यूट ये मिले कि हमें रोज़ अस्पतालों में मारा जाता है, और अगर अटेंडेंट कोई डॉक्टर को मारता भी है या कोई पॉलिटिकल वर्कर्स मारते भी हैं, तो वो डॉक्टर फिर बेचारा थाने के एसएचओ को मिन्नतें करता रहता है, वास्ते लगाता है फायर के लिए। एक ये तो देखो, ये सिक्योरिटी बिल है, इसको बोला जाए सिक्योरिटी बिल। एक पुरानी पिछली गवर्नमेंट में बिल पास है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। एक पहले से पास है। पिछली गवर्नमेंट में पास है, अच्छा। केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले। तो ये बिल पास है। अगर इदारे में एक डॉक्टर को मारा जाता है, या हेल्थ केयर वर्कर को मारा जाता है, या किसी स्टाफ को मारा जाता है, भले वहीं का हो, तो एक इदारे का काम है उसको कानून के मुताबिक उस पे एक्ट करें, एफआईआर करवाएं, क्रिमिनल कोर्ट में जाएं। वो डॉक्टर खुद जाता है अपनी मदई में, फिर जाके प्रोटेस्ट करते हैं, फिर जाके इंतजाम एक्टिव होती है, अपना मदई में एफआईआर करवाती है। तो ये इदारे का काम है डॉक्टर को सिक्योरिटी देना, एक अच्छा एनवायरनमेंट करना, ताकि वो अच्छी ट्रीट कर सके मरीज को। डॉक्टर्स को आपके मुताबिक सहूलियात से दूर रखा जाता है, डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दी जाता, डॉक्टर को इज्जत नहीं मिलती, डॉक्टर को समाज में मर्तबा नहीं मिलता। क्या पाकिस्तान में और हमारे इस सूबे सिंध के अंदर आप डॉक्टर्स का रुझान देखते हैं कि मुल्क से बाहर जा रहा है उन्हीं चीज़ों के लिए, उन्हीं चीज़ों की तलाश में जो इसको यहाँ नहीं मिल पा रही है? एग्जैक्टली हमारा जो रेशो है बाहर का, जो फॉरेन कंट्रीज में हमारा रेशो बढ़ता जा रहा है। लास्ट से 5 से 6 लाख लोग गए, और रास्ते बढ़ते जा रहे हैं।
और डॉक्टर्स इसमें कितनी तरह के? डॉक्टर्स हमारे अभी भी देखो, हमारे जो लोग हैं यूएई, सऊदीया, अमेरिका, यूके, आयरलैंड, वहाँ में आपको देखा होगा कितने हमारे पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं, खुश हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी केयर दे पा रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है। वही एनवायरनमेंट अगर यहाँ दिया जाए तो लोग बाहर क्यों जाएं? चीज़ों की होती है फैसिलिटीज़ और मॉरल बूस्ट करने के लिए इदारों को ही काम करने का, इदारों को फैसिलिटी, क्योंकि हमारे हेल्थ देखो इमरजेंसी सर्विस है। जैसे हमारे पुलिस इमरजेंसी सर्विस है, आर्मी इमरजेंसी सर्विस है, तो हेल्थ भी हमारी इमरजेंसी सर्विस है। उसको भी इस तरह ट्रीट किया जाए, उनको इस तरह ये रिस्पेक्ट दी जाए। हमारे अस्पतालों के अंदर जब कोई केस झगड़े का आता है या किसी तशद्दुद का शिकार आता है तो अमूमी तौर पे कुछ उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी की जाती हैं। उस हवाले से क्या प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ जारी हैं और कितनी हद तक मुफीद है? इस हवाले से जो हमारे जो जनरल कैडर्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल मायूस हैं। वो इसी वजह से कि उनसे एमएलओ का काम लिया जाता है। एक एमएलओ के अलग कैडर है, मेडिकल लीगल ऑफिसर, जिसको मेडिकल लीगल एक्ट भी कहते हैं। एक वो भी बिल पास है। उसके हवाले से ये होता है कि एक्सपीरियंस डॉक्टर होते ही दोनों चीज़ों को लीगली चीज़ों का अमल होता है कि क्योंकि वहाँ कलम लगाए जाते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कौन सा कलम लगाया जाए, तो हर कोई डॉक्टर नहीं लगा सकता। उनके लिए एक्सपीरियंस होने होते हैं, उनके लिए सेमिनार्स वर्कशॉप होते हैं, उनके लिए गाइडलाइंस होती यानी कि उसको लॉ से वाकफी है, लाज वाफियत हो। तो क्या होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में या दूसरे हॉस्पिटलों में हमारे पास एमएलओ की शॉर्टेज है। एक जनरल कार्डर डॉक्टर को वो एमएलओ अपॉइंट किया जाता है। वही डॉक्टर मारपीट के जो इश्यूज होते हैं, ब्लास्टी के इश्यूज होते हैं, दूसरे इश्यूज होते हैं, जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वो डॉक्टर बेचारा उस पे मजबूरन उसको देखना पड़ता है। फिर वो रोज कोर्ट के धक्के खाता है, मजिस्ट्रेट उनको अलग डांटता पीटता है, उन पे अलग कलम लगाए जाते हैं। तो ये चाहिए कि इस पे भी एक पॉलिसी बनी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। सिंध की हेल्थ पॉलिसी क्या है? सिंध की हेल्थ पॉलिसी में सिंध के डॉक्टर्स के लिए, सिंध के आवाम के लिए क्या बेनिफिट्स और समरात और मफादात देखते हैं आप? हमारी यही ख्वाहिश है और हमारी यही एक सजेशन भी है, मुतालबा भी है कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर हॉस्पिटल सिस्टम को बेहतर करने के लिए हुकूमत सिंध को रोल अदा करना पड़ेगा और संजीदगी से अदा करना पड़ेगा, संजीदा लोगों को रखना पड़ेगा। पॉलिसियाँ होते हुए भी इदारे सफ़र करें, वहाँ के एम्प्लॉयज़ सफ़र करें, तो ये एक नाअहली में आता है। इससे ज़्यादा क्या संजीदगी होगी हुकूमत सिंध की कि हर शहर के अंदर एक नया इंस्टीट्यूशन बनाने का कहा जा रहा है, मुख्तलिफ इदारे तामीर हो रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों की तामीर की तशहीर हो रही है। क्या आप समझते हैं कि ये सब झूठ है? इसमें आपकी 30-40% इसमें आप इसमें सिंसियरिटी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इदारे बनाए भी जाते हैं, उनको स्टेबल बनाना सिर्फ हल नहीं होता, उसको चेक एंड बैलेंस करके इदारों को लॉन्ग टर्म रन करना भी होता है, बजट को भी ऑडिट करके रखना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को देखना पड़ता है, पेशेंट की फैसिलिटी को देखना है। इदारा बना के एक लोग को, रिटायर्ड लोगों को वो इदारा दे देना, फिर वो बजट के नाम पे एलोकेट करके मिल के बजट खाएं, तो फिर इस तरह इदारे को आप एस्टेब्लिश ना करें तो बेहतर है। ये अकाउंटेबिलिटी का फुकदान क्या आपको सिर्फ सिंध में नजर आता है या इसकी आप नमूदो नुमाइश दूसरे सूबों में भी देखते हैं? दूसरे सूबों में भी एग्जैक्टली यही चीज़ है। मिस पॉलिसीज़ के मिसशेप की वजह से दूसरे सूबों में भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और स्टाफ हों या पेशेंट्स वो सफ़र करते हैं। एक फ्यूडल और मगरूर टाइप के लोग बिठाए जाते हैं इदारों में, जो लोगों को सुनने के लिए नहीं आते। जैसे केपीके में प्राइवेटाइजेशन हुई, वहाँ के जो पास गवर्नमेंट में बिजनेसमैन लोगों को इदारे दिए गए। एक मेडिकल का इदारा, एक बिजनेसमैन आके बोर्ड मेंबर बने, तो आप बताओ वो किस तरह इदारा चलाएगा। जैसे डिप्टी कमिश्नर को पोलियो दिया गया है, अब ये एक हेल्थ ऑफिसर ही देखेगा ना, तो बेहतर है कि एक उसी प्रोजेक्ट्स को, पोलियो को, एचआईवी को हेल्थ डिपार्टमेंट एक हेल्थ ऑफिशियल्स को ऐसा बिठाए, डीएचओ एमएस या सीनियरिटी लेवल पे ऐसे लोग असाइन हो जो उन चीज़ों को देखे, जो चीज़ों को, मसलों को ओवर रूल कर सके और मसलों को ख़त्म कर सके। ये तब ख़त्म होंगे जब आप लोगों को बेहतर पॉलिसियाँ हैं भी, बजट भी है, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, काम नहीं हो रहा, यही फुकदान है हमारा। क्या आपको लगता है कि इस सूबे के अंदर जो हुक्मरान जमात है वो लोगों को सेहत और सफाई की सहूलियात देने में संजीदा है? दिखावे में तो संजीदा हम बोल सकते हैं। आपने वेबसाइट की खुद बात की, तकरीरों में भी देखा होगा,
जब मीटिंग्स में होंगे वो उनकी संजीदगियाँ चीज़ें होती हैं कि वाकई बड़े सीरियस हैं। बस ये कहने तक है। प्रैक्टिकली करके दिखाएँगे और लोगों को प्रमोट करेंगे, लोगों को असाइन करेंगे, सुनेंगे। सुनने के बाद डाँटना, लड़ना, गुस्सा करना, एक्शन करना कोई हल नहीं है। जैसे मैं यहाँ कोई इश्यू हाइलाइट कर रहा हूँ, कल मुझे सस्पेंड या टर्मिनेट किया जाए, तो ये हल नहीं है। इससे हमें कोई डर भी नहीं है। टर्मिनेट करने से, सस्पेंड करने से या हटाने से हल नहीं है ये, ठीक है ना? हल तब निकलेगा जब आप ठंडे दिमाग से आगे को सुनेंगे और उसको सुन के मसले को हल देखेंगे, फिर आगे आपकी पब्लिक और आपके एम्प्लॉइज़ आपसे खुश होंगे कि वाक़ई इन्होंने मुझे सुना है, उस चीज़ को मसला हल किया है। चलो अगर जायज़ नहीं भी है ना, तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है। तो सुनना, इश्यू को जब आइडेंटिफ़ाई करके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएँगे तो बेहतरी तरफ नामुमकिन है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का तर्जुमान और चेयरमैन होने के नाते आपकी उम्मीद, आपकी आस किससे है? क्या आप हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देखते हैं या किसी और इदारे से आप इल्तिजा करना चाहेंगे कि सूबा सिंध वासियों की सेहत को बचा लिया जाए, उनकी जानों को बचा लिया जाए? बेसिकली मैं एज़ अ डॉक्टर, यंग डॉक्टर एसोसिएशन हमारे पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। हम आज़म जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान प्रेसिडेंट, उनको भी हम यही अपील करेंगे कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और हेल्थ केयर जो पॉलिसीज़ सिस्टम के लिए पूरी पाकिस्तान में यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात एज़ अ चेयरमैन सिंध, हमारी जो जहाँ की जो हमारी जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, वज़ीर आला है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, हम उनसे यही अपील करेंगे कि हमारे पास जो भी हमारे ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं, उनमें इतनी क्रेडिबिलिटी है और इतनी एफर्ट्स हैं, उसमें इतने एलिजिबल क्राइटेरिया हैं, वो चीज़ों को बेहतरी तरफ ले जाएँगे और इनको बार-बार हाइलाइट करके मसले हल ही करवाएँगे। क्योंकि हम सिस्टम को या इदारों को खराब तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा भी, इसको हम लेके जाने की नहीं करेंगे। हम बार-बार आवाज़ उठाएँगे और हमारी देखो हल करने वाले भी यही हैं और हमें उम्मीद भी है कि इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे कि मिसहैप्स कहाँ हैं, पॉलिसीज़ में कहाँ इश्यू हैं। बजट देखो, एक हेल्थ डिपार्टमेंट बजट ना भी दे, फिर देखा जाए चीज़ नहीं आ रही। बजट आ रहा है, इदारों में चीज़ नहीं आ रही, तो मतलब वो वहाँ के इदारे का बंदा जो हेड है, वो ना ले, चीज़ों को सोच नहीं करके नहीं रहा, कंसीडर नहीं कर रहा। तो यही हमें पूरा कम्युनिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट, पॉलिसीज़ को प्रमोट करना ही होगा। पॉलिसियाँ होते हुए भी चीज़ों में अमल ना हो। सिक्योरिटी बिल की बात की हमने, एमएलओ की बात की, डेंटल की बात की, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हाँ, इस चीज़ों को कैसे आगे ले चलना है, कौन करेगा, फोकल पर्सन भी रखे हुए हैं। अब वो काम नहीं कर रहे, पॉलिसीज़ को डिले कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी हेल्थ पॉलिसीज़ को ऑनलाइन करे। जो फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टरों की या हेल्थ वर्किंग की जो छुट्टियाँ होती हैं, डिप्यूटेशन पॉलिसी होती है, वेडलॉक ट्रांसफर्स होते हैं, इनको ऑनलाइन करें ताकि हेल्थ वर्कर्स हेल्थ डिपार्टमेंट जाके दर-बदर ना हो, ज़लील ना हो ऑफिसों में, ठीक है ना? क्या रवैया होता है आपके साथ जब आप हेल्थ डिपार्टमेंट या सेक्रेटरीट जाते हैं अपने सिफारिशात, अपनी छुट्टियों, अपने दीगर मामलों? मोस्टली मैंने यही देखा है कि हमारे जो डॉक्टर्स बेचारे या जो स्टाफ हैं या नर्सेस पैरामेडिक जाते हैं, वो हेल्थ जो दूर-दराज से लोग आते हैं या किरायों पे रहते हैं, महीना-महीना लग जाता है उनको मसले हल करने में। कोई प्रॉपर फोकल पर्सन हो जाता है काम? टाइम लग जाता है उसमें, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, मेरिट पे भी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल वेडलॉक ट्रांसफ़र है, वेडलॉक पोस्टिंग होती है, जो लोग जैसे कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं या मैरिज कपल होता है, उनको ऑफ़िशियली लीगली भी हक होता है कि वो अपने कपल के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रहे, उसी शहर में रहते उसी शहर में रहे। वही बेचारे परेशान हैं, उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग टाइम ही नहीं दी जाती। डिप्यूटेशन पॉलिसी के लिए बार-बार भागना पड़ता है, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है। मिलने-जुलने के लिए बात पहुँचाने तक भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आखिर में लोग मायूसी हो जाता है, तो उसको ईज़िली फैसिलिटेट करें। कोई आखिरी पैगाम जो आप देना चाहें और जो सेहत और तिब के हवाले से हमारे शहर, हमारे सूबे और हमारे पूरे मुल्क के लोगों के लिए बेहतर साबित हो सके? हम सबकी उम्मीद और ख्वाहिशों का पैगाम यही कि हमें मिल-जुल के अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना है। जहाँ मिसहेप्स हैं, जहाँ मिस्टेक्स हैं, जो पॉलिसीज़ में इरेगुलरिटीज़ हैं, उनके इश्यूज़ को हाइलाइट करना चाहिए। हाइलाइट करने से ही मसले हल होते हैं। तो मिल-जुल के हमें अपने इदारों को बेहतर कराएँ और मुल्क को हम मज़बूत और अच्छा सिस्टम बनाएँ। बहुत खूब। सेहत का शोबा और उसके हवाले से मसाइल और यंग डॉक्टर्स की मुश्किलात
आज हमारी इस नशिश के अंदर ज़ेर बहस रहीं। डॉक्टर महबूब नूरानी के साथ हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए, इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बने। हम अपने नाज़रीन से, देखने वालों से, सुनने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि इस प्रोग्राम के मुतालिक अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर मुतला करें। हमारे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल podcast@5 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि हम इसको मज़ीद बेहतरी की जानिब कैसे लेके जा सकते हैं। अपने प्रोग्राम होस्ट तलहान अनवर को इजाज़त दीजिए, इस दरख्वास्त के साथ, इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि पाकिस्तान की खातिर हम सब इकट्ठे हैं, एक हैं, जिंदा हैं, मुत्तहद हैं और जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक ये मुल्क वो सब कुछ हासिल ना कर ले, वो ख्वाब की ताबीर यकीनी ना हो जाए कि जिसके लिए हमने इसको बनाया था, और उसको पूरा करने के लिए हम अपने आखिरी सांस तक इस मुल्क के साथ रहेंगे। अपना, अपने अहले अय्याल और पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।